हेलो दोस्तों, आज जो है 12th हिस्ट्री का चैप्टर 2 का जो 40 क्वेश्चन बाकी रह गया था वो लेकर के आए हैं और 41 नंबर क्वेश्चन से आज शुरू करते हैं। देखते हैं, पहला क्वेश्चन है, चौथी बौद्ध संगीति किस शासक के शासनकाल में हुई थी। यानी चौथी बार जो बौद्ध संगीति हुई थी उस समय राजा कौन था। तो इसका सही आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा कनिष्क। यानी कनिष्क के शासनकाल में चौथी बौद्ध संगीति का आयोजन किया गया था। और इसका मैं एक ट्रिक बता रहा हूँ जिसमें सारे राजा का एक ही बार में नाम याद हो जाएगा। वो है आ का अक और रा व पा को। ये दो वर्ड आप याद कर लेते हैं, अक्का अक और रावे पाको। तो आपको चारों बौद्ध संगीति के साथ साथ चारों जगह का भी नाम याद हो जाएगा कि कौन से बौद्ध संगीति किस जगह पे हुई थी। आज से इसका हो जाएगा अजात शत्रु। का से हो जाएगा आपका काला शोक। फिर आ से हो जाएगा अशोक। उसके बाद फिर का से हो जाएगा कनिष्क। यानी चारों बौद्ध संगीति इसमें खत्म। आक याद रखना है और रावय पाकू याद रखना है। यानी पहला हो जाएगा अजात शत्रु, दूसरा हो जाएगा काला शोक और तीसरा हो जाएगा अशोक और चौथा हो जाएगा कनिष्क। उसी प्रकार से स्थान का भी नाम हम याद कर लेंगे, रावय पाकू। रा से हो गया आपका राजगृह। वै से हो गया आपका वैशाली और पा से हो गया पाटलिपुत्र और कु से हो गया कुंडलवन। कुंडलवन कहाँ है? कश्मीर में है। कुंडलवन कश्मीर। याद हो गया पूरा। रावय पाकू, रा से राजगीर, वै से वैशाली, पा से पाटलिपुत्र और कु से कुंडलवन कश्मीर। चारों बौद्ध संगीति में कोई दिक्कत नहीं है और चारों के राजा में भी अब कोई दिक्कत नहीं होगा। अक्का अक रावय पाकू, बस दो वर्ड याद रखना है। उसके बाद कह रहा है तृतीय बौद्ध संगीति किस शासक के शासनकाल में हुई थी। तो तृतीय देख लेते हैं, अशोक है, अजात शत्रु है, कनिष्क है, काला शोक है। तो आका से अशोक आ जाएगा। यानी तृतीय बौद्ध संगीति अशोक के शासनकाल में हुई थी। उसके बाद है आपका अगला क्वेश्चन जो है, अगला क्वेश्चन है आपका दूसरी बौद्ध संगीति किस शासक के शासनकाल में हुई थी। ट्रिक पर बैठा लीजिए। अजात शत्रु, काला शोक, अशोक की कनिष्क। तो हमको अक्का याद रखना है। पहला आज से अजात शत्रु, दूसरा का से काला शोक, तीसरा आज से अशोक और चौथा का से कनिष्क। यानी दूसरी बार है तो दूसरी बार आंसर हो जाएगा काला शोक। उसके बाद है प्रथम बौद्ध संगीति किस शासक के शासनकाल में हुई थी। तो प्रथम कहाँ से शुरू होता है? अक्का अक, आ से होता है तो अजात शत्रु। इसमें प्राचीन राजा अजात शत्रु है, अशोक के पहले का राजा है अजात शत्रु। तो इसका आंसर हो जाएगा अजात शत्रु। उसके बाद अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है? अगला क्वेश्चन जो आपका है, चलिए ये आ ही गया। यानी दो वर्ड से मेरा 8 क्वेश्चन बन गया। प्रथम बौद्ध संगीति कहाँ हुई थी? एकदम आसान है। प्रथम बौद्ध संगीति राजगीर में कि वैशाली में कि पावापुरी में कि कुंडलवन में कहाँ हुई थी। तो हमको याद रखना है एक चीज। क्या याद रखना है? वो रखना है रावय पाकू। रा से हो गया राजगीर, वै से वैशाली और पा से हो जाएगा यहाँ पाटलिपुत्र और कु से कुंडलवन। तो कह रहा है प्रथम, तो प्रथम राजगीर हो जाएगा आंसर। एकदम आसान है। चलिए 45 नंबर हो गया। उसके बाद आगे देखते हैं 40 नंबर क्वेश्चन क्या है भाई। 40 नंबर है। 40 नंबर क्वेश्चन कह रहा है
चंद्रगुप्त मौर्य की मृत्यु कहाँ हुई थी? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। गुप्त वंश के संस्थापक थे चंद्रगुप्त मौर्य, और उनकी मृत्यु कहाँ हुई थी? पावापुरी में, कि राजगीर में, कि कुशीनगर में, कि सरवनबेलगोला में? बताइए। इसकी चंद्रगुप्त की जो मृत्यु हुई थी वो हुई थी सरवनबेलगोला में। सरवनबेलगोला कहाँ है? कर्नाटक। कर्नाटक में है सरवनबेलगोला। और चंद्रगुप्त मौर्य की मृत्यु कैसे हुई थी? बहुत इंपॉर्टेंट है, संलेखन विधि से। संलेखन विधि से। संलेखन विधि से। ये संलेखन विधि क्या होता है? ये संलेखन विधि जो है ये जैन धर्म में प्रचलित है, और जैन धर्म के जो मानने वाले होते हैं उसमें इस विधि से प्राण त्याग किया जाता है। इसमें क्या होता है कि कोई भी व्यक्ति जो मोक्ष की प्राप्ति करना चाहता है, जो अपना प्राण निकालना चाहता है, उसके लिए ये विधि अपनाई जाती है। इसमें क्या होता है कि कहीं एकांत जगह में जाकर के बैठ जाइए, और जब तक भूखे प्यासे रहिए तब तक कि प्राण न निकल जाए। इस विधि को कहते हैं संलेखन विधि। इसमें बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है कि संलेखन विधि किस धर्म की विधि है? तो ये हो जाएगा आपका जैन धर्म की। जैन धर्म की विधि है ये। जैन धर्म में संलेखन विधि द्वारा प्राण त्यागा जाता है। और ये जो चंद्रगुप्त मौर्य थे ये जैन धर्म के अनुयायी थे, इसलिए जैन धर्म के विधियों के अनुसार, नियमों के अनुसार इन्होंने दक्षिण भारत में जाकर के सरवनबेलगोला में अपना प्राण त्याग किए थे। उसके बाद आपका 47 नंबर क्वेश्चन है, मौर्य वंश का अंतिम शासक कौन था? मौर्य वंश का सबसे लास्ट वाला शासक कौन था? अशोक था, उदयन था, कि बिंबिसार था, कि बृहद्रथ था? बहुत बढ़िया आंसर है इसका। ये है आपका डी नंबर, बृहद्रथ। यानी मौर्य वंश का जो अंतिम शासक था वो था बृहद्रथ। अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या है, आगे देख लेते हैं। सब बहुत बढ़िया बढ़िया क्वेश्चन है, एकदम इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये जो है आपका इंटर से ज्यादा ये जनरल कंपटीशन के लिए महत्वपूर्ण है। इसमें देखते हैं 48 नंबर, कह रहा है मौर्य काल में टकसाल का प्रधान कौन होता था? यानी मौर्य काल में टकसाल यानी सिक्के जहां ढलाई होते थे उसके प्रधान को क्या कहा जाता था? कोषाध्यक्ष, पन्याध्यक्ष, मुद्राध्यक्ष, कि लवणाध्यक्ष? लवणाध्यक्ष होगा, लवणाध्यक्ष। एक कौन सही है? तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा लवणाध्यक्ष। लवणाध्यक्ष। लवणाध्यक्ष जो होते थे वो टकसाल का प्रधान होते थे। उसके बाद है 49 नंबर क्वेश्चन, मौर्यकालीन कलिंग राज्य कहाँ था? यानी जहां अशोक कलिंग युद्ध जीता था और जिसके बाद अशोक का हृदय परिवर्तन हुआ था, वो कलिंग जो है वो कहाँ था, किस राज्य में था? आज के वर्तमान में बिहार में था, कि बंगाल में था, कि उड़ीसा में था, कि हरियाणा में था? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार एग्जाम में पूछा जा चुका है। इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा उड़ीसा। यानी मौर्यकालीन जो कलिंग राज्य था वो उड़ीसा में था। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है भाई? बहुत बढ़िया क्वेश्चन है अगला आपका 50 नंबर में, मौर्य काल में समाहर्ता। बहुत इंपॉर्टेंट है समाहर्ता। समाहर्ता होता था, समाहर्ता क्या था? आज भी समाहर्ता होते हैं। जो डीएम साहब हैं, डीएम साहब जो जिला के मालिक होते हैं, डीएम साहब को शुद्ध हिंदी में समाहर्ता कहा जाता है। डीएम साहब डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट यानी जिला अधिकारी जो होते हैं उनका अभी भी जो पुराना नाम है हिंदी में वो है समाहर्ता। समाहर्ता। तो मौर्य काल में समाहर्ता कौन होता था? देख लेते हैं। मुख्यमंत्री होता था, कि सेनाध्यक्ष होता था, कि मुख्य न्यायाधीश होता था, कि राजकीय कर संग्रह अधिकारी होता था? इसका जो सही आंसर है ये डी नंबर है आपका, राजकीय कर संग्रह अधिकारी। यानी राजा के कर को संग्रह करने वाला जो सबसे बड़ा अधिकारी था वो था आपका समाहर्ता।
उसके बाद है 51 नंबर में, मौर्य काल में ब्रह्मदेह क्या था? ब्रह्मदेह एक प्रकार का दान था। तो किस लिए दान दिया जाता था? पशुधन के लिए, धन दान के लिए, कि भूमि दान, की गोदान? ये किस लिए दिया जाता था? मौर्य काल में ब्रह्मदेह जो दिया जाता था वो क्या दिया जाता था? इसमें पशुधन दिया जाता था। पशुधन, यहाँ पर ये हो जाएगा दान, पशुधन दान, है ना, कि धन दान दिया जाता था, कि भूमि दान, की गाय को दान किया जाता था, गोदान। इसका जो आपका सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा भूमि दान। यानी भूमि दान जो ब्राह्मण को दिया जाता था उसको ब्रह्मदेह कहा जाता था, और उस भूमि पर राजा उनसे टैक्स भी नहीं लेते थे। उसके बाद आपका अगला जो क्वेश्चन है बहुत बढ़िया क्वेश्चन है और हल्का भी है। अशोक किस धर्म का अनुयायी था? अशोक जो था वो किस धर्म को मानता था? हिंदू धर्म को, कि बौद्ध धर्म को, कि सिख धर्म को, कि जैन धर्म को? बहुत बढ़िया, इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका बौद्ध धर्म। अशोक जो है बौद्ध धर्म को मानता था, और अशोक को बौद्ध धर्म की दीक्षा किसने दी थी? उपगुप्त नामक बौद्ध भिक्षु ने अशोक को बौद्ध धर्म की दीक्षा दिए थे। और अशोक बौद्ध धर्म कब से अपनाए? यानी कलिंग युद्ध के बाद। कलिंग युद्ध के बाद अशोक का हृदय परिवर्तन होता है और वो हिंसा के मार्ग को त्याग कर अहिंसा को मार्ग को अपना लेता है और बौद्ध धर्म अपना लेता है। अशोक ने एक नीति भी चलाया था जो काफी इंपॉर्टेंट है, जिसको हम लोग कहते हैं धम्म नीति। धम्म नीति अशोक ने चलाया था, और धम्म नीति के प्रचार प्रसार करने के लिए अशोक ने धम्म महामात्रों की भी नियुक्ति किया था। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है धम्म नीति। कोई धम्म नीति को धर्म बता देते हैं, कहीं कहीं लिखा भी रहता है, लेकिन ये बिल्कुल गलत है। ये धम्म नीति कोई धर्म नहीं था। अशोक ने कुछ अपने प्रजा को, अपने लोगों को नियम बताए थे, नीति बताए थे, उसको कहा जाता है धम्म नीति। अशोक का जो व्यक्तिगत धर्म था वो था बौद्ध धर्म, लेकिन अशोक ने जो नीति चलाया उसको कहा जाता है धम्म नीति। ये दोनों में थोड़ा सा कंफ्यूजन होता है। अशोक किस बौद्ध भिक्षु से बौद्ध धर्म की दीक्षा लिए थे? चलिए, उपाली से, कि उपगुप्त से, कि राधागुप्त से, कि आनंद से? यहीं पे बता दिए हैं। इसका जो सही आंसर हो जाएगा उपगुप्त नामक बौद्ध भिक्षु से अशोक ने बौद्ध धर्म की दीक्षा लिए थे। अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या है। 54 नंबर, मौर्य काल में कलिंग की राजधानी कहाँ थी? पाटलिपुत्र, की राजगीर, की तोसली? इसका सही जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा तोसली। यानी कलिंग की राजधानी कहाँ थी? तोसली। अगला क्वेश्चन देखते हैं। पचपन नंबर क्वेश्चन, किस गुप्त शासक को लिच्छवी दोहित कहा जाता है? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। समुद्रगुप्त को, कि चंद्रगुप्त को, कि कुमारगुप्त को, कि इनमें से कोई नहीं? लिच्छवी दोहित किसे कहा जाता है? इसका जो सही आंसर हो जाएगा आपका समुद्रगुप्त। यानी समुद्रगुप्त, ए नंबर ऑप्शन सही है। समुद्रगुप्त को लिच्छवी दोहित कहा जाता है। उसके बाद 56 नंबर क्वेश्चन है, प्रसिद्ध खगोल शास्त्री, और एक खगोल शास्त्री के साथ साथ मैथमेटिशियन थे, वे गणितज्ञ भी थे। आर्यभट्ट का जन्म कहाँ हुआ था? यानी कहाँ के वो निवासी थे? बहुत बढ़िया क्वेश्चन है। मालवा का, कि कश्मीर का, कि नेपाल का, कि पाटलिपुत्र का? आर्यभट्ट कहाँ के रहने वाले थे? जो एक प्रसिद्ध खगोल शास्त्री के साथ साथ एक महान गणितज्ञ भी थे, वो थे आपका सही आंसर जो हो जाएगा पाटलिपुत्र। पाटलिपुत्र में ही एक जगह है जिसको कहा जाता है तारेगना। तारेगना में उनका घर था, वहीं के रहने वाले थे। तारेगना का एक और नाम है मसौढी। मसौढी ये पटना जिला में है। मसौढी यहीं के वो रहने वाले थे। अगला जो क्वेश्चन है
बहुत बढ़िया क्वेश्चन। 57 नंबर क्वेश्चन कह रहा है, नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना किसने किया था? यानी हमारे जो अभी बिहार में नालंदा जिला में जो नालंदा विश्वविद्यालय का खंडहर है उसकी स्थापना किसने किया था? अब आंसर है कुमारगुप्त, चंद्रगुप्त, अशोक कि गौतम बुद्ध। किसने बनाया था नालंदा विश्वविद्यालय? इसका सही आंसर हो जाएगा ए नंबर ऑप्शन, यानी कुमारगुप्त। कुमारगुप्त ने नालंदा विश्वविद्यालय को बनवाया था। और इसमें किस धर्म से संबंधित शिक्षा दिया जाता था? तो बौद्ध धर्म से संबंधित, बौद्ध धर्म से संबंधित। चलिए अगला क्वेश्चन है 58 नंबर, सिक्के पर बीना बजाते हुए चित्र किसका है? अशोक का, चंद्रगुप्त मौर्य का, समुद्रगुप्त का या स्कंदगुप्त का? कौन सा ऐसा राजा था जो सिक्का जब वो चलवाया था तो उसमें अपना जो चित्र दिया था वो बिना बजाते हुए दिया था? ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है भाई। और इसका जो सही आंसर हो जाएगा सी नंबर ऑप्शन, समुद्रगुप्त। समुद्रगुप्त का जो काल में सिक्का चलाया जाता था उसमें समुद्रगुप्त का जो चित्र दिया गया है वो बिना बजाते दिया गया है, इसलिए इनको समुद्रगुप्त को संगीत प्रेमी, संगीत प्रेमी कहा गया है कि ये संगीत से ज्यादा लगाव रखते थे। उसके बाद आपका अगला क्वेश्चन जो है वो अगला क्वेश्चन हो जाएगा 59 नंबर। 59 नंबर ये है, जीवक कहाँ का राजवैद्य था? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। जीवक कलीन का था कि कौशल का था कि राजगीर का था कि वाराणसी का था? एकदम आसान सा क्वेश्चन है। ये जीवक जो था राजगीर का वैद्य था। मगध साम्राज्य की राजधानी थी राजगिरी, है ना, और वहीं के राजा थे बिंबिसार। बिंबिसार। अब ये बिंबिसार का जो है ये राजवैद्य था जीवक। बिंबिसार का बहुत प्रसिद्ध राजवैद्य था। उसके बाद 60 नंबर है, नवरत्न किस शासक के दरबार में रहते थे? नवरत्न यानी 9 वो बड़े बड़े विद्वान रहते थे जिन्हें नवरत्न कहा जाता था। तो किनके दरबार में रहते थे? अशोक के कि उदयन के कि समुद्रगुप्त के कि चंद्रगुप्त द्वितीय के? इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका चंद्रगुप्त द्वितीय, यानी डी नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही है। आपका अगला जो क्वेश्चन है 61 नंबर है। 61 नंबर में देखिए बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है भाई, इसको मिस नहीं करना है। अंग की राजधानी कहाँ थी? पाटलिपुत्र की, वैशाली की, चंपा की, श्रावस्ती? अंग की राजधानी कहाँ हो जाएगा? अंग की राजधानी हो जाएगा चंपा। ये चंपा कहाँ पड़ता है? ये चंपा आपका आज का जो है भागलपुर, ये जो भागलपुर जिला है उसी के आसपास के क्षेत्र को अंग कहा जाता था और उसकी राजधानी थी चंपा। बिहार में 3 महाजनपद थे, एक जो पाटलिपुत्र, इसके पहले राजधानी राजगिरी, और एक जनपद का नाम था मगध। मगध की राजधानी राजगिरी, बाद में जाकर के पाटलिपुत्र बन गया था। एक तो हो गया आपका मगध, दूसरा हो गया आपका अंग, और तीसरा जो था वो था वज्जी, जिसकी राजधानी थी वैशाली। वज्जी की राजधानी वैशाली। ये 3 महाजनपद हमारे बिहार में थे। अगला देखिए है, ये कह रहा है कि 62 नंबर में जरासंध का संबंध किस वंश से था? यानी जरासंध जो राजा थे वो किस वंश के थे? मौर्य वंश का, हर्यक वंश का, नंद वंश का कि बृहद्रथ वंश का? ये मौर्य जो राजा थे वो मगध के राजा, ये जरासंध जो थे वो मगध के राजा थे। और मगध में ही जो सबसे प्राचीन जो राजवंश है वो है बृहद्रथ वंश। और बृहद्रथ वंश का ही राजा था राजा जरासंध, जिसका राजगीर में जरासंध का अखाड़ा भी है। उसके बाद है आपका अगला क्वेश्चन जो हो जाएगा वो है तक्षशिला
तक्षशिला वर्तमान में कहाँ स्थित है? दुनिया का सबसे पुराना विश्वविद्यालय, पहला विश्वविद्यालय था तक्षशिला विश्वविद्यालय। तक्षशिला विश्वविद्यालय, ये जो था तक्षशिला विश्वविद्यालय वो कहाँ था? नेपाल में था कि उड़ीसा में था? एक क्वेश्चन नीचे चला गया है, दे देते हैं। सी में नेपाल हो गया, उड़ीसा हो गया, और एक दे रहे हैं आपको बंगाल दे देते हैं, और बी नंबर कर देते हैं पाकिस्तान। तो आपको बताना है कि तक्षशिला कहाँ था, नेपाल में था कि उड़ीसा में था कि बंगाल में था कि पाकिस्तान में था। ये वर्तमान जो अभी पाकिस्तान देख रहे हैं वही था तक्षशिला विश्वविद्यालय, और यहीं के प्रोफेसर थे चाणक्य, विष्णुगुप्त या कौटिल्य, इनको 3 नाम से जानते हैं। यही तक्षशिला विश्वविद्यालय के प्रोफेसर थे जिन्होंने चंद्रगुप्त मौर्य की सहायता से मगध पर मौर्य वंश की स्थापना किए थे। मौर्य वंश की स्थापना में इन्हीं का महत्वपूर्ण योगदान है। उसके बाद है आपका 64 नंबर क्वेश्चन जो है, 64 नंबर कह रहा है कलिंग युद्ध का वर्णन किस शिलालेख में है? 13 में, 14 में, 10 में, 11 में, यानी अशोक का जो शिलालेख मिला है, 14 शिलालेख है, उसमें कलिंग युद्ध का वर्णन किस शिलालेख में किया गया है? तो ये इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका 13वें शिलालेख। उसके बाद अगला है मगध का प्राचीन राजधानी कहाँ थी? बहुत हल्का क्वेश्चन। दिल्ली, कोलकाता, राजगीर की वाराणसी। इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो सी नंबर हो जाएगा राजगीर, यानी राजगीर का पुराना नाम है राजगृह। राजगीर को पुराना नाम राजगिरी है, और यही मगध की प्राचीन सबसे पहली राजधानी थी। राजगृह का मतलब होता है, राज मतलब राजा, गृह मतलब घर, यानी राजा का घर। राजगृह जो है 5 पहाड़ियों से घिरा हुआ शहर है। प्राकृतिक रूप से ये काफी सुरक्षित माना जाता था। अब है आपका 66 नंबर जो क्वेश्चन है, मगध का प्राचीनतम वंश है, यानी हमारा जो मगध साम्राज्य है उसका सबसे पहला वंश कौन था? सबसे प्राचीन मौर्य वंश, गुप्त वंश कि बृहद्रथ वंश कि शुंग वंश? इसका जो सही आंसर है वो है बृहद्रथ वंश। बृहद्रथ वंश जो है मगध का सबसे प्राचीन वंश है, जिसकी जो मतलब साक्ष्य मिलते हैं वो महाभारत में मिलते हैं। महाभारत में बृहद्रथ वंश का कुछ साक्ष्य मिलती है। तो सबसे प्राचीन हो जाएगा आपका बृहद्रथ वंश। लेकिन मगध साम्राज्य का अगर वास्तविक संस्थापक अगर पूछता है कि वास्तविक संस्थापक कौन था और किस वंश था, तो ये हो जाएगा आपका हर्यक वंश। हर्यक वंश के राजा था कौन? बिंबिसार ही हर्यक वंश की स्थापना किया था और मगध साम्राज्य की वास्तविक संस्थापक माना जाता है। और ये जो वंश है मगध में, उसके लिए हम एक ट्रिक बनाए हैं और वो बहुत बढ़िया ट्रिक है, तो उसको आप लोग याद ही कर लीजिए। देख लीजिए क्या है, आपका एक लाइन में सारा वंश याद हो जाएगा कि मगध पे कब कौन सा शासन किया। उसका ट्रिक है आपका हसीन मौसी। क्या याद रखना है आपको? हसीन मौसी करना है, यानी देहाती भाषा में हम लोग कहते हैं करना है, जिसको हम लोग रोना बोलते हैं उसको हम लोग कहते हैं देहात में करना है, यानी हसीन मौसी करना है। हस से आपका जो पहला वंश हो गया वो हो गया हर्यक, सी से हो गया शिशुनाग, और न से हो गया नंद, मौ से हो गया मौर्य, और सी से हो गया यहाँ शुंग।
और कर्ण से हो गया कण्व वंश, कण्व वंश। हसीन मौसी कन्ना है। ये हो गया आपका ट्रिक, आपको सारा ट्रिक इससे याद। ये आपका हो गया 67 नंबर। मौर्य काल में राजकीय भूमि को क्या कहा जाता था? यानी सरकारी भूमि कहा जाता था कि गैर नजरवा भूमि कहा जाता था कि सीता भूमि कहा जाता था कि इनमें से कोई नहीं। यानी मौर्य काल में जो राजकीय भूमि का मतलब होता है राजा के कंट्रोल वाली भूमि, जिस पर राजा का स्वामित्व होता था, उस भूमि को क्या नाम दिया जाता था? तो इसका सही आंसर हो जाएगा सीता भूमि। राजकीय भूमि को सीता भूमि कहा जाता था और इनके प्रबंध करने वाले व्यक्ति को सीता अध्यक्ष कहा जाता था। सीता अध्यक्ष राजकीय भूमि को देख रेख करने वाले प्रबंधक जो होता था उसको सीता अध्यक्ष कहा जाता था। उसके बाद वाला जो आपका क्वेश्चन है वो है आपका 68 नंबर क्वेश्चन। 68 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि रथ मूसल नामक यंत्र किस महाजनपद में सर्वप्रथम प्रयोग किया गया? यानी रथ मूसल एक प्रकार का यंत्र था जो युद्ध में प्रयोग किया जाता था। वो सबसे पहले कहाँ प्रयोग किया गया? अंग में कि मगध में कि काशी में कि पूर्व में? इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा मगध में। उसके बाद है स्वयं के खर्चे से सुदर्शन झील का निर्माण किसने करवाया? यानी स्वयं के खर्चे से सुदर्शन झील का निर्माण किसने करवाया? अशोक, कनिष्क, रुद्रदामन के स्कंदगुप्त। अब ये जो सुदर्शन झील का जो स्वयं के खर्चे से करवाया था वो करवाया था आपका रुद्रदामन। निर्माण नहीं होगा, यहाँ होगा मरम्मत। यानी स्वयं के खर्चे से सुदर्शन झील का निर्माण कराने वाला जो राजा था वो था रुद्रदामन। और सुदर्शन झील का जो निर्माण करवाया था वो करवाया था चंद्रगुप्त मौर्य के एक गिरनार क्षेत्र के जो प्रशासक यानी राज्यपाल थे, उनका नाम था पुष्यगुप्त वैश्य। यानी सुदर्शन झील का निर्माण चंद्रगुप्त मौर्य के शासन काल में गिरनार जो उसका राज्य था, उसका जो राज्यपाल था उसका नाम था पुष्यगुप्त वैश्य ने सुदर्शन झील का निर्माण करवाया था। और इसकी जो मरम्मत करवाए थे बिना लोगों से बेगार लिए हुए, बिना टैक्स लिए हुए, कर लिए हुए, अपने पैसा से वो करवाए थे आपका रुद्रदामन। अब सुदर्शन झील है कहाँ? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि आखिर ये जो सुदर्शन झील है, सुदर्शन झील ये काफी इंपॉर्टेंट है। ये जो है आपका गुजरात राज्य में है। कहाँ है? आपका गुजरात राज्य में है। गुजरात राज्य में एक पहाड़ी है जिसका नाम है गिरनार पर्वत। यहीं पे जो है सुदर्शन झील का निर्माण करवाया गया है। अगर सुदर्शन झील का निर्माण की बात किया जाए, क्वेश्चन पूछता है कि सुदर्शन झील का निर्माण किसने करवाया था? तो पुष्यगुप्त वैश्य ने करवाया था। किस राजा के शासन काल में हुआ था? तो चंद्रगुप्त मौर्य के शासन काल में हुआ था। बिना लोगों से बेगार लिए हुए उसकी मरम्मत कौन करवाया था? तो मरम्मत रुद्रदामन ने करवाया था। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। सुदर्शन झील से 4-5 क्वेश्चन बनता है जो काफी इंपॉर्टेंट है। आगे देखते हैं आपका अगला क्वेश्चन क्या है। चलिए अगला क्वेश्चन है 70 नंबर। मालविकाग्नि मित्रम किसकी रचना है? यानी मालविकाग्नि मित्रम जो है वो किसकी रचना है? कालिदास, पतंजलि, कल्हण, विशाखदत्त। इसका जो सही आंसर है वो है आपका कालिदास। ए नंबर ऑप्शन सही है। यानी मालविकाग्नि मित्रम यहाँ हो जाएगा। मालविकाग्नि मित्रम की रचयिता कालिदास हैं। उसी प्रकार से है अभिज्ञान शकुंतलम
के लेखक कौन है, किसकी रचना है? कालिदास के, पतंजलि के, कल्हन के कि मीराबाई के? इसका सही आंसर हो जाएगा आपका कालिदास के, यानी अभिज्ञान शकुंतलम के लेखक कालिदास हैं। उसके बाद आपका अगला जो क्वेश्चन हो जाएगा प्रयाग प्रशस्ति, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। प्रयाग प्रशस्ति जो है ये किस लिपि में लिखा गया है? प्रयाग प्रशस्ति, इसको हम लोग देखते हैं, आगे जाएगा ये। प्रयाग प्रशस्ति किस लिपि में लिखी गई है? कट गया है, प्रयाग प्रशस्ति है ना, प्रयाग प्रशस्ति। प्रयाग प्रशस्ति जो अभिलेख है ये इलाहाबाद में है और इसके मतलब जो लेखक हैं वो है हरिसेन। हरिसेन, प्रयाग प्रशस्ति के लेखक कौन है? हरिसेन है। और वो किस लिपि में लिखा गया है? गुरुमुखी की, रोमन की, ब्राह्मी, या और एक ए में ले लेते हैं, कोई भी ऑप्शन ले लेते हैं, मान लिया जाए यहाँ रोमन ले लिए, तो यानी किस लिपि में ये जो है लिखी गई है? तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका डी नंबर, ब्राह्मी लिपि, यानी प्रयाग प्रशस्ति जो है ब्राह्मी लिपि में लिखी गई है। उसके बाद अगला क्वेश्चन है कादम्बरी के लेखक कौन है? ए में बाणभट्ट, कालिदास, हरिसेन की विशाख दत्त। हरिसेन हो जाएगा यहाँ पे, ये हरिसेन है। इसका जो सही आंसर हो जाएगा कादम्बरी के लेखक, यानी ये है आपका बाणभट्ट। कादम्बरी के लेखक हैं आपका बाणभट्ट। उसके बाद अगला क्वेश्चन आपका आ जाएगा, चलिए 74 नंबर क्वेश्चन है, बहुत बढ़िया क्वेश्चन है, तो पूरा इधर आ जाएगा, थोड़ा चलिए 74 नंबर जो क्वेश्चन है वो कह रहा है कि सेल्यूकस निकेटर ने अपनी पुत्री हेलेना का विवाह किस शासक से किया था? यानी सेल्यूकस निकेटर जो राजा थे उन्होंने अपनी पुत्री हेलेना का विवाह किससे किया था? ये आपका है चंद्रगुप्त मौर्य, चंद्रगुप्त द्वितीय, चंद्रगुप्त प्रथम, इनमें से कोई नहीं। चंद्रगुप्त, इसमें देख लीजिए आपका जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ए नंबर, चंद्रगुप्त मौर्य। चंद्रगुप्त मौर्य सेल्यूकस निकेटर की जो बेटी हेलेना थी, हेलेना से विवाह किए थे। सेल्यूकस निकेटर कौन था? सेल्यूकस निकेटर जो था वो सिकंदर का राजदूत था और वो सिकंदर के जो जीता हुआ क्षेत्र था उसका वो राजा बन गए थे। और वो सेल्यूकस निकेटर जो है मगध पर चढ़ाई किया था, जिसके जवाब में चंद्रगुप्त मौर्य इतना अच्छा से जवाब दे दिए और इतना बुरा तरह से हारा कि वो अपना इज्जत बचाने के लिए अपनी बेटी हेलेना से विवाह कर लिया और चंद्रगुप्त मौर्य को अपना दामाद बना लिए। उसके बाद जो आपका अगला क्वेश्चन है 75 नंबर, किस अभिलेख में भूमि दान का प्रमाण मिलता है? यानी कौन सा ऐसा अभिलेख है जिसमें यह प्रमाण मिलता है कि भूमि को दान दिया जाता था? अशोक, समुद्रगुप्त कि प्रभावती गुप्त, कि इनमें से कोई नहीं। मतलब कहना है कि कौन से राजा हैं जिसके अभिलेख में भूमि दान का प्रमाण मिलता है? तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा सी नंबर हो जाएगा आपका प्रभावती गुप्त। प्रभावती गुप्त के जो अभिलेख हैं उसमें भूमि दान का प्रमाण मिलता है। उसके बाद आपका अगला क्वेश्चन 76 नंबर है, समुद्रगुप्त की जानकारी किस अभिलेख से मिलती है? एरन अभिलेख, बागजकोई अभिलेख, इनमें से दोनों, इनमें से कोई नहीं। इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ए नंबर, एरन अभिलेख। एरन अभिलेख से समुद्रगुप्त की जानकारी मिलती है। 77 नंबर है, पतंजलि के महाभाष्य से किसकी जानकारी मिलती है? पतंजलि के महाभाष्य से कौन से साम्राज्य के बारे में जानकारी मिलती है? मौर्य काल, गुप्त काल, महाजनपद काल की वैदिक काल? इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका ए नंबर, मौर्य काल। उसके बाद अगला जो क्वेश्चन है आपका, अगला क्वेश्चन है 78 नंबर, एलोरा के कैलाश मंदिर का निर्माण किसने करवाया था?
तो राष्ट्रकूट ने राजाओं ने कराया था कि मौर्य राजाओं ने कराया था कि नंद राजाओं ने कराया था कि इनमें से कोई नहीं? किसने करवाया था? इसका जो सही आंसर हो जाएगा ए नंबर, राष्ट्रकूट राजाओं ने करवाया था। उसके बाद 79 नंबर क्वेश्चन है आपका, अशोक अपने पुत्र महेंद्र एवं पुत्री संघमित्रा को बौद्ध धर्म के प्रचार के लिए कहाँ भेजा था? कौन सा देश भेजा था? नेपाल, चीन, जापान की श्रीलंका? इसका सही आंसर डी नंबर हो जाएगा, श्रीलंका। यानी अशोक जो है अपने पुत्र महेंद्र एवं बेटी पुत्री संघमित्रा दोनों को बौद्ध धर्म के प्रचार प्रसार के लिए श्रीलंका भेजे थे। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। उसके बाद जो है आपका अगला जो है ये लास्ट क्वेश्चन है आपका 80 नंबर, इसको देख लेते हैं। 80 नंबर, कामसूत्र के लेखक कौन है? यानी कामसूत्र एक पुस्तक है, उसके लेखक पूछ रहा है कि कौन है? कालिदास हैं कि पाणिनि हैं कि विशाखदत्त हैं कि वात्स्यायन हैं? इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा डी नंबर, वात्स्यायन। यानी कामसूत्र के लेखक वात्स्यायन। आज का इतना ही। और ये इंटर हिस्ट्री का जो दूसरा चैप्टर था वो ऑब्जेक्टिव जितने भी इम्पोर्टेंट थे सभी समाप्त हो गए। 2 वीडियो इसको बन गया, पार्ट 1 और पार्ट 2। इसमें जितने भी इम्पोर्टेंट थे सारा एकदम इसमें निचोड़ हम निकाल दिए हैं। और इसके बाद आप लोग जो है अगला वीडियो के लिए एकदम रेडी रहिए। अगला जो आपका तीसरा चैप्टर होगा उसका वीडियो हम आगे में लेकर के आएंगे। अगर ये वीडियो आप लोग को अच्छा लगा तो कमेंट बॉक्स में एक अच्छा सा कमेंट कीजिए, वीडियो को शेयर कीजिए, लाइक कीजिए एवं अपने दोस्तों को भी बताइए ताकि इस वीडियो से उन लोगों को भी लाभ मिल सके। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद।